बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मैं यहाँ पेरिस फ्रांस से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं इमरान खान के एहतजाज के हवाले से, क्या इमरान खान का एहतजाज मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा? इसके अलावा आज वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इंतखाब है वो वज़ीर आज़म करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा सैलाब की जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है और उसमें हुकूमत कोशिश कर रही है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं, जिसके खिलाफ जमात इस्लामी ने कराची में मुजाहरे भी किए मुख्तलिफ जगहों पे। इस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं शकील अवान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील अवान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। शकील अवान साहब, मुझे बताइएगा सर कि इमरान खान जो है वो एक तरफ तो वैसे कुछ अब इतनी सख्त बातें नहीं कर रहे हैं और लेकिन फिर भी हुकूमत पर प्रेशर जरूर डाल रहे हैं कि जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए। दूसरी जानिब ये भी स्ट्रेटजी है कि ठीक है, हुकूमत यानी नून लीग को हुकूमत करने दी जाए। जैसे मुश्किल हालात हैं और मईशत जिस तरीके से बहरान का शिकार है, उस हवाले से अगर मजीद एहतजाज किया जाएगा तो मईशत मजीद बहरान का शिकार हो सकती है। और ऐसी सूरत हाल में आपके लिए हुकूमत को मजीद कंटिन्यू करना, वो भी अपने वोट बैंक के हवाले से बहुत मुश्किल काम है और मुल्क के हालात अच्छे करना भी मुश्किल काम है। एक बहुत बड़ा टास्क है सर आपकी पार्टी के पास, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। गुजारिश है कि जहाँ तक टास्क की बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की, तो वो हुकूमत में से पहले हमें इस बात का अंदाजा था कि हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि घंटों या दिनों की मिनटों में बात आ गई थी कि हर जाने वाले लम्हे इमरान खान उसकी हमारी जिस तरह मुल्क की बर्बादी का सबब बन रहे थे, उस वक्त हमारे पास दो ही रास्ते थे कि यहाँ मुल्क की बचाए, क्योंकि जिस श्रीलंका का नाम इमरान खान बार बार लेता है ना, इसका ये उस श्रीलंका की तरफ ही कामजन था, उन हालात की तरफ। और आप देखें कि सेक्स ने जिसमें से 2 महीने पहले एक बाकायदा प्लानिंग के साथ जितने का पेट्रोल दुनिया में मिल रहा था, पेट्रोल उस कम पब्लिक को लॉलीपॉप देकर 5 रुपए यूनिट कमी का के ये IMF के साथ किए हुए दुनिया के सबसे बड़े मालियाती इदारे के साथ किए हुए एक जो आज तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन मैं गुजारिश आपसे करूं कि बहुत लम्हे जिंदगी में आते हैं और ये सुन ली कि नून पर ये मरने बहुत आए हैं। ये कुछ भी नहीं ना कि जब की प्राइम मिनिस्टर थे और एक तरफ पूरी दुनिया जो तकड़े ममालिक है उन्होंने कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे अगर तुमने नवाज शरीफ, अगर आपने एटमी धमाके करने की सही की, अगर भारत को जवाब देने की कोशिश की तो हम ना सिर्फ सैंक्शन लगाएं बल्कि इक़्तिदार भी जा सकते हैं और तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये भी कि $5 अरब ले लो, तुम दोनों अपने अकाउंट में डाल लो, लेकिन ये 5 में तो मुश्किल ही बनेगी जिस मसले से गुजरे। इसमें अलग बात है, इतनी मुश्किल पड़ी है, अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी आजमाइश है। और ये जो जो इस मुल्क पर 4 साल मुसरत रही, उनका किया जाए कि हम नाराज है कि जो सैलाब की तबाही है वो एक तो इमरान खान माशी तबाही निकाल कर गया, ऊपर से अल्लाह की तरफ से आई आफत का मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ इंशाल्लाह ईमान की कोशिश करूँ कि आप देखेंगे कि नवाज शरीफ जब मुस्लिम लीग नून थी, आज से लेकर ऑपरेशन में बड़ी बड़ी जमातें हैं। हम जब अकेले भी हैं तो हमने अल्लाह के कर्म से इस मुल्क को बुरानों से निकाला है। मियां नवाज का नाम मर्द बुरहान है पहले दिन से। ये अलग बात है इमरान खान ने पूरी बैन के तहत इतने बुरे तरीके से मुकदमात ये में कि अभी तक मियां नवाज साहब जो है उनकी वापसी का सबब से नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक तो उनकी सेहत थी
और उसी तरफ से ऐसे असबाब पैदा किए हुए हैं कि हम इस तरह ये तो एनआरओ और इसको तो दो ही बातें आती, चोर 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 चोर। वो जो काम हमें कहता रहा ये सबसे बड़ा चोर वक्त ने साबित किया कि ज़कात खैरात खोर सबसे बड़ा चोर खुद है। और आज एनआरओ मांगने के लिए अब देखेंगे अपनी टीवी लेकर घूम रहा है, यहाँ मुझे प्राइम मिनिस्टर ना हो, एनआरओ दो या मैं यहाँ से 10 चक्कर हूँ। तो इंशाअल्लाह दलेर कौम है तो टूने के इस जो पीटीआई जादू टूना गई जो है, इन्होंने कौम दिमाग को ऐसा मऊफ किया हुआ है कि अवाम को अब यही महसूस करने में देर लग रही है। जो शख्स मुल्क मैशत की बर्बादी की पाकिस्तान की का सौदा कर दिया, नैतिक नीतियों पर 100 साल उन पर कर्फ्यू लगाकर उनकी इससे पामाल हुई, लेकिन आज उसके बावजूद जादू टूने का ये असर है कि ये शख्स दीन के अस्तगफुरुल्लाह 100 बार अल्लाह से मैं तौबा कर दूं कि ये जो पैगंबरी का दावा करने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रही और लोग इसकी बहकावे हाथों में ऐसे आ रहे हैं। मुझे तो महसूस करना अपने ईमान की कोर से आपको कह रहा हूँ कि देखिए जादू जो ना, जादू इनकार नहीं हो सकता। आज के जमाने में भी जादू होते थे, तो आज जादू बस हम खुद भी हैरान है और पूरी कौम भी परेशान है। अच्छा, इंशाल्लाह शकील अवान साहब मुझे ये बताइएगा कि एक यानी रूटीन प्रोसीजर है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का की जो अपॉइंटमेंट है, तैनाती है उनकी, लेकिन आप समझते हैं कि क्या उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? जिस किस्म के बयानात माजी में दिए गए, जिस किस्म की तकरीरें की गई, अब तमाम लोग जो हैं वो जो पहले कभी चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी वो भी अब डिस्कस की जाती हैं। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की तैनाती होगी, एक्सटेंशन होगी, क्या होगा? क्या कहेंगे सर इस हवाले से? अब महसूस करने की बात कर रहे हैं। आज तो चौक चौराहों पर इस शख्स ने, इमरान नामी शख्स ने चौक चौराहों पर उन मामलों को चीफ की तैनाती शामिल है जिसमें और बहुत सारे मामला शामिल है, उनको चौक चौराहों पर बहस के लिए मौजूद छोड़ दिया। वजह कि इसके पास एजेंडा खतरनाक है ना, और रह गए ये सवाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो दाखिला साहब ने कहा कि वो उसका नाम देंगे। देखिए वो तो कानून कर रहे हैं, मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मोहम्मद अहमद ने रहा हूँ, जैसे शख्स को कि पिंडी के शैतान को 40 लाख की बकरी से हराकर नहीं पहुंचा था। गुजारिश है देखिए ना, वो तो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो तो तकाजा है कानून का कि नाम से भेजना है, तो उसने खाली को अपनी मर्जी से नहीं भेजना, एक प्रोसीजर है पूरा, एक प्रोसेस है पूरा, और सब तमाम लोग ऑन बोर्ड होने के बाद जो नाम जो एक तरीकाकार है जो नीति के मुताबिक जो जिसको हम अपनाना चाहते हैं, वो जो 2 नाम आएंगे, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और एक बनेगा इंशाल्लाह आर्मी चीफ। तो क्या वो थ्रू पावर चैनल है, वो तो भेजे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और रह गया सवाल इस बात का कि ये शख्स जो कह रहा है कि ये मियां शबाशी मियां नवाशी का सारे मिलकर मोहम्मद फजल अपनी मर्जी का, ये कैसा शख्स है? देखें कि मुल्क की पाकिस्तानी पाक जो है पाक आर्मी, आपको पता है दुनिया की बेहतरीन फौज में हमारी फौज का नाम है, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारी ISI का नाम है। ये शख्स हमें खराब करने के लिए जाने दे रहा ना, ये और उधर से प्राइम मिनिस्टर भी मांगता है मुल्क को बदनामी की भेंट चढ़ाने के बावजूद, मुल्क को तबाह बर्बाद का ख्वाब बावजूद, इसमें इतनी भुलक्कड़ कौम है कि मुझे फिर एक बार मौका देंगे, पाकिस्तान की जरूरी से कसर है। आज मैं कहता हूँ कल समझ अल्लाह ताला ने दिए ना, उससे पता है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और PDM ने PDM ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इस मामले में कि इस शख्स से जान छुड़ाई कौम की, और अपनी सियासी दौड़ लगाकर परवाह किए बगैर हमारा वोट बैंक खत्म होगा, मुल्क की परवाह किया है। एक तरफ मुल्क की बका है और एक तरफ हमारी सियासी जो है ना वो बका है। उस सियासी बका पर अगर सौदे की बात है तो हमें मुल्क की बका हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सियासत करते हैं इंशाल्लाह इबादत समझिए, हम सियासत जाती खुदाल के थोड़ी करते। ये मैं उतर के तो समझ लो, वो जैसे कहते हैं किसी घर मैयत होती है वो कहता है मेरी क़यामत आज आ गई है, ये कहता है कि मैं उतरूँ तो समझ लो आज सब कुछ बर्बाद हो गया, अब किसी का हक ही नहीं है कोई और बंदा जो है ना इस मुल्क में हुक्मरानी करे या कोई इलेक्शन लड़े या कुछ। जितना असर है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पड़ी रही है
तो कोई ऐसा तरीकाकार अपनाऊं। आज क्यों बार बार कहता है कि मेरे पीछे बूट नहीं है, मेरे आगे बूट नहीं है। अब बूट इंशाल्लाह इसको मिलेंगे, लेकिन वो जो बूट का तेरे पीछे थे, अब तेरे सर में पड़ेंगे इंशाल्लाह बूट। अब क्योंकि हर एक को पता लग गया पाक फौज ने हमेशा इस मुल्क के लिए बकाग में अपना पूरा हिस्सा डाला, और अब पाक फौज ने एक मुजाहिद से कांस्टेबल बताइएगा सर, शकील अवान साहब मुझे बताइएगा कि क्या इमरान खान से मुज़ाकरात जो है वो किए जाएंगे अगर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर यानी इलेक्शन की कोई तारीख अनाउंस की जाती है या आर्मी चीफ की तैनाती के वाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात मुतवक्को हैं? देखिए, गुजारिश है, पहली तो बात है इलेक्शन तो हो गए इंशाल्लाह। किसी ख्वाहिश को हम कौन और मुल्क के लिए बेहतर होगा उसी पे काम हो, और वो बेहतरी इसमें कि अगस्त तक टाइम है, उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है इलेक्शन एक्सटेंड हो सकता है इंशाल्लाह, आगे जा सकता है, लेकिन वक्त से पहले एक बात। और दूसरा आपने क्या किया? ठीक, दूसरा आपने क्या पूछा? सॉरी सर, मैंने कहा मुज़ाकरात के हवाले से बताइए कि अगर इमरान खान से मुज़ाकरात करने का इरादा रखती है हुकूमत, दिमाग दिया हो एक बस शख्स के साथ, अब जिसके पास जिसके अंदर मैं क्या बाकी को कहता मुझे बना दो, यही मुज़ाकरात है। इस चीज के देखिए मुज़ाकरात होते हैं इसके साथ। अगर ये पार्लियामान में बैठा होता, अगर ये कायदे से खिलाफ होता या अपनी पार्टी को लीड कर रहा होता, ये शख्स असेंबली छोड़कर बाहर बैठ गया थले पे और जाके गली कुछ में जनाब मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहा है, क्यादत के खिलाफ जहर उगल रहा है, फौज के खिलाफ जहर उगल रहा है, तमाम मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, और फॉरेन कंट्रीज हमारे समुद्र पर पाकिस्तानी कर रहा है, पूरे कह रहे हैं कि मुल्क में पैसे मत भेजो, और जो दुनिया से इमदाद आ रही है खत दिख रहा है, उन्हें एक फोटो भेज रहा है कि देखो ये इमदाद सड़कों में बिक रही है, दुकान। जो शख्स देखिए इस तरह गिर गया है, आप इसकी गिरावट देखें। इसने पहले पाकिस्तानी करेंसी का बेड़ा गर्क किया अपने दौरे इक़्तिदार में, उसकी गिरावट की, अब इसकी जात की गिरावट इस हद तक पहुंच गई है कि ये देखिए अपनी जात के बाद ये कहता है सब कुछ बैलेंस खत्म है, मैं हूं तो ठीक है, वरना आप पाकिस्तान में हुंडी के पैसे भेज दो, लेकिन पाकिस्तान को ना फॉरेन रिजर्व भेजो, ना सैलाब की मदद करो। हालांकि देखिए 3.5 करोड़ लोग, इस मुल्क के 3.5 करोड़ लोग आज पानी में डूबे हुए हैं, और ये उनकी जिंदगियां दांव पे लगी हैं, लेकिन ये देखो कि उनके साथ किसकी तमाम दुश्मनी कर रहा है। उस बावजूद कहते हैं सबसे पॉपुलर आदमी मैं हूं। सबसे पॉपुलर नहीं, सबसे मैं समझता हूं कि इसका। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अवान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शकील अवान। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, यहाँ पेरिस से इस प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है और जिस हवाले से हम आज डिस्कस भी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले साहब से बात की, क्या इमरान खान के एहतजाज से मजीद मुल्क जो है वो मुआशी बहरान का शिकार होगा। इसके अलावा ये कि अब क्या मुल्क में जो सैलाब की वजह से तबाही आई है, उन लोगों की आबादकारी कैसे होगी, तमाम मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, खबर की खबर में आप मुझे बताइएगा कि ये यानी एक तरफ तो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, दूसरी जानिब उन पर मुकदमात भी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है वो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है। क्या वजह है, हम तौर पर मुस्तहकम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर बहुत शुक्रिया। देखिए, अर्ज ये है कि सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि मुल्क अदम इस्तेहकाम नहीं, बल्कि मुल्क जो है कुदरती आफात के जो है उसकी जद में है, और कुदरती आफात की वजह से इस वक्त जो 3 सूबे हैं, बल्कि 4 के जनूबी पंजाब के पीके, बलोचिस्तान और सिंध, तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और इस वक्त अगर हम इस चीज़ को ना समझें और अपने जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके दुख का एहसास ना करें, और किसी भी पॉलिटिकल गेम को चाहें कि जिसकी वजह से चाहे मेरी हार हो या मेरी जीत हो या मैं कुछ भी करूं, जो मेरा टारगेट है वो पॉलिटिकल
टारगेट्स हैं, वो मेरा फोकस हो, तो मुझे जो है वो इस पे ज़रूर रिव्यू करना चाहिए कि मेरे जो इखलाकी जिम्मेदारियां क्या कहती हैं, मेरी जो है वो इस वक्त इंसानियत जो अगर मुझ में थोड़ी बहुत है उसके तकाजे क्या हैं, मैं बैसियत इस मुल्क का शहरी, इस मुल्क का बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, मेरी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या मैं अपने इन जो शराब से मुतासरीन हैं, जो करोड़ों अफराद हैं, इनकी बात करूं, इनकी दादरसी करूं, इनकी आवाज बनूं, इनके जो मदद कर रहे हैं उनका हेल्पिंग हैंड बनूं, या मैं अपने जो है वो किरदार को, अपनी एक पॉलिटिकल जो मेरी जो ड्रीम है, मैं उसके सिर्फ पीछे भागूं। ये फैसला मुझे करना है, और मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो उसका फैसला फिर मेरे जो है वो जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के नई भी हैं, जो इस मुल्क के शहरी हैं, फिर ये फैसला उनको करना चाहिए कि आज मुल्क को किस चीज की जरूरत है, इस चीज की कि मैं अदम इस्तेहकाम का सबब बनूं, या मैं इस जो सैलाब से जो 4 सूबे मुतासर हुए हैं, मैं उनमें अपनी सलाहियत, कुव्वत जो है वो सारी सर्व करूं। ये सादा सी बात मैं बताना चाहूंगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि हम जो है वो इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार हैं, जिन मुश्किलात से दो चार हैं, अब जो सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी मदद हमारा सबसे बड़ा पहले जो प्रायोरिटी है, हमारी तरजीह हमारी ये होनी चाहिए। लेकिन सर अभी भी हम पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सके हैं कि कितने लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उनके जो सैटेलाइट कैमरे हैं उस हवाले से जो तबाही है वो उससे कहीं ज्यादा है जो हम या आप बात कर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब एक खतरा ये भी है कि शायद आने वाले दिनों में खुराक का बहरान भी पैदा हो जाए। इसको निमटने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? हुकूमत किस तरीके से इस चीज को यानी फेस करेगी कि खुराक का बहरान ना हो और सैलाब ज़दगान की मदद करके उनको वापस आबाद कराया जाए? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त तक अजम्पशंस पे सारी बात हो रही है, और अभी तक जो इन सैलाब की तबाहकारियों का असल जो है वो रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी कि असल में नुकसान कितना हुआ है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जो यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल ने जो विजिट किया और जो पिक्चर्स उन्होंने, जैसे आप बता रहे हैं, जो शेयर की हैं, उसमें जो तबाहकारियां दिखाई जा रही हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने आज तक इतना बड़ा दुनिया में जो है वो कभी भी इस तरह का सैलाब की तबाहकारियां नहीं देखी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं एक पॉलिटिकल एक वर्कर होते हुए, एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए, मैं बिल्कुल इस बात पर यकीन करता हूँ कि रखता हूँ कि ये जो फिगर्स अभी भी हमारे सामने आ रहे हैं ये फैक्चुअल नहीं है। ये जब तक पानी उतरेगा नहीं, हमारे जितनी जो भी रिलीफ की जो टीमें हैं, जो रज़ाकार हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जब तक उन इलाकों तक नहीं पहुंचेंगी नुकसान का अंदाजा नहीं हो सकता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह है, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जितना नुकसान हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जैसी जो एक इकोनॉमी रखने वाली जो रियासत होती है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखें, आपका सिंध में हजारों लाखों एकड़ पर खरी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। और अब ये भी मतलब आप इस बात को भी देखें कि नई जो क्रॉप लगनी थी उसका भी वक्त, एक तो इस पानी की नजर हो जाएगा, फिर दूसरी बात ये है कि जब ये पानी उतरेगा 2 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं, उसके बाद ये जमीन काबिल काश्त भी नहीं होगी, इसको काबिल काश्त करना पड़ता है। तो ये इसमें मतलब आपका जो 2 सीजन, तो जो मेरा एक नाकस सी राय है, वो तो एक्सपर्ट्स इसमें बता सकते हैं जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक जो हमारा भी एक देहाती बैकग्राउंड है, जो इस चीज़ को समझते हैं कि जी जिम्मेदारी और फसल क्या होती है, तो इसमें ये आपकी जो ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए भी आपको एक अच्छी खासी जो है वो कष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें नो डाउट कि ये जो चैलेंजेस रियासत को फेस करने पड़ेंगे, जो हमारे हम वतनों को, जो इस मुल्क के रहायशी हैं, उनको अनाज की सूरत में जो फेस करने पड़ेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे रवैये उसमें
उसमें हमें तब्दीली लाने की जरूरत है। हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से बड़ी मैं इख्तिसार के साथ और बगैर किसी इसको पॉलिटिकली उसको नंबर गेम में नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं एग्जांपल जरूर कोट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल जो पंजाब में हुआ कि पीडीएमए की जो गंदुम को रोका गया है, तो अगर आप सारे, क्योंकि जब मुल्क में कोई इमरजेंसी होती है तो बहुत सारे कवानीन जो हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए कि इंसानों की जान जो है वो ज्यादा कीमती होती है। ज्यादा कीमती। और इस वक्त जो था वो हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि रेस्क्यू और रिलीफ पे जो है ना हमारी सारी तवानाई लगनी चाहिए। तो उसमें इस किस्म के मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि हुकूमत बजाय इसके कि जिस वक्त ये खुराक का बहरान आ जाए और उस वक्त महंगाई और बढ़ जाए, एक एक रोटी जो है वो कई 100 रुपयों की हो जाए, उससे बेहतर ये नहीं है कि इसी वक्त वो चीजें जो कि अशियाए खुरनोश हैं, जो हमारी फसलें तबाह हो गई जी, उनको उस वक्त फौरन हमें इंपोर्ट करने के लिए मेजर्स की जरूरत है। जब तक वो चीजें यहाँ आएंगी उस वक्त तक यहाँ का स्टॉक खत्म हो जाएगा। आगे 1 से 2 फसलें बहुत मुश्किल है कि सिंध में हो सके। सिंध और पंजाब के बहुत से इलाकों में 2 फसलें नहीं हो सकती। एक तो खड़ी फसल तबाह हुई है, दूसरे आने वाली भी शायद 1 या 2 फसलें नहीं हो पाए। ये भी बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होकर काम करने की जरूरत है। और जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे आप मजीद दलदल में फंसते जाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे उसमें किसी भी सतह का, किसी भी टेयर की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसको प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। और सिंध गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही है और जो मेजर्स जो एसेंशियल हैं उस पे ना सिर्फ नजर है बल्कि उस पे जो है जो सूबाई हुकूमतें आइन में रहते हुए कर सकती हैं उस पर भी कर रही हैं। और वफाकी हुकूमत से भी जो है वो ऑन बोर्ड होकर जो खुराक की सूरत में, रिहेबिलिटेशन की जरूरत में, रिलीफ और रेस्क्यू की जरूरत में जो भी चीजें हैं वो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है बड़ा प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले करेंगे। सर, एक बहुत लास्ट और अहम सवाल करना चाहूंगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो इलाके जो अंदरून सिंध इस वक्त सैलाब की नजर हुए हुए हैं, वहां पे जो ऐसे लोग मौजूद थे, क्रिमिनल्स मौजूद थे, वहां के लोग जो है वो कराची आ गए हैं और वो भी अब वारदातों में शरीक हो रहे हैं। यानी अब कराची में दिन दहाड़े जो है वो एक एक दिन में कई लोग मारे भी जा रहे हैं, लोग अपनी इमलाक से महरूम भी हो रहे हैं। सर, इसको रोकने के लिए अब देखिए ना, ये जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहिरा भी किया गया है और इसके अलावा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अलग उनके लापता अफराद मुख्तलिफ सिंध के अंदरून सिंध के इलाकों से उनकी लापता अफराद की लाशें मिलना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहां से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की लाशें जो है ना वो मिल रही हैं, जो कि मुबैना तौर पर गुमशुदा थे, मिसिंग पर्सन थे। लेकिन दूसरी जानिब कराची का जो स्ट्रीट क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी इस वक्त तवज्जो देने की जरूरत है सिंध हुकूमत को कि कराची के हालात को बेहतर किया जा सके। ये रीढ़ की हड्डी है जो कि इस वक्त पूरे मुल्क को संभाल रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, अर्ज ये है कि इस वक्त जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपका चंद सेकंड लूंगा। इस वक्त मुझसे किसी ने कल परसों एक सवाल किया था कि ये जो 7वां स्पेल आ रहा है इसकी वजह से कराची अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा यार ये हमारी दुआ है और अल्लाह ताला कराची को इस स्पेल से बचाएगा, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में कहीं भी जो सैलाबी सूरत हाल है, जो आफत की सूरत हाल है, और ख़ासतौर पर हमारे सूबा सिंध में कराची के अवाम ने जिस तरीके से खुले दिल से और अपने तमाम जो वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने जितने भी सैलाब ज़दगान बहन भाई हैं, जो ख़ानदान है, जिस तरीके से उनके सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा कभी ईमान है कि अल्लाह ताला कराची को इस 7वें स्पेल से महफूज रखेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो 2 दिन है उस तरीके से बरसात नहीं हो सकी, ये मेरा ईमान है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम्स की बात है, देखिए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज जितने भी होते हैं वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ना और अप्स एंड डाउन आना, ये मतलब एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होता है।
मैं ये उसको इस बात से उसको कोई वकालत नहीं कर रहा कि जी चूंकि अब 2.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है तो इतने क्राइम होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में हो जाते हैं। लेकिन इसको इस बात से नफी करना कि जी ये जो सैलाब ज़दगान हैं ये जब से डिस्प्लेस्ड हुए हैं और उनका जो है रुख कराची की तरफ हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने इस आफत ज़दा सर ऐसी जी 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 ऐसे कोई नहीं कह रहा सर, बात जी, हम अपने इस आफत ज़दा सूबे में इस लसानियत के सैलाब को दोबारा ना लाएं। ये मेरी बड़ी मौदबाना से गुजारिश होगी कि इसको लसानियत से ना जोड़ें। देखिए मुजरिम ये जुर्म जो भी करता है उसका कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मजहब नहीं होता। अब उसके पीछे जो भी मुहरकात हैं जो इस चीज को आर्गुमेंट को स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी ये शायद जो कराची के अलावा सिंध के दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं वो इसका सबब बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब बात होगी। आप जराइम पे बात करें, उसके कंट्रोल करने पे बात करें, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस की जो है वो इस्तेदाद को बढ़ाने की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें, उनकी वीकनेसेस पे बात करें, लेकिन ये बात ना करें कि जी ये जो कराची के अलावा सिंध के जो दूसरे शहरों से लोग आए हैं वो इसका सबब बन रहे हैं। ये हम जो पहले ही एक बहुत मुश्किल तरीन हालात से हमारा सूबा गुजर रहा है, हम एक नई जो है मुसीबत इस जो है वो उसका सबब बनना चाह रहे हैं। सर बात जराइम पेशा अफराद की हो रही है, चाहे वो कहीं से भी आए हो, मतलब चाहे वो कराची से ताल्लुक रखते हो या कराची से के बाहर से आए हों। कराची में वैसे भी बहुत वारदातें होती हैं, मुख्तलिफ जगहों के जराइम पेशा अफराद जो हैं, ये जिस तरह आपने कहा कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में होता है, दूसरी जगहों से लोग आते हैं स्पेशली क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद ज्यादा है, लोगों से चीजों से महरूम करना आसान है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से ताकि लोगों की इमलाक को महफूज बनाया जा सके। देखें जो नॉर्मल की जो पेट्रोलिंग है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कल आपने देखा होगा कि कराची में बहुत सारी जगहों पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताकि जराइम को रोका जा सके और उसको जो जराइम पे पेश अफराद हैं, कल पुलिस और रेंजर्स ने एक मुश्तरका ऑपरेशन भी किया था और ये इस तरीके का सिलसिला अब जारी रहेगा, आपको नजर आएगा, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा कि जी उसकी नेक नामी पे हार पाए, चाहे वो पाकिस्तान की पार्टी गवर्नमेंट हो चाहे 100 किसी की भी हो। लेकिन इस वक्त जो है वो सख्त इकदाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इन स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी नवेद, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली एंथनी नवेद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। वैसे देखा जाए तो यहाँ मैं जो पेरिस में मौजूद हूँ, यहाँ भी स्ट्रीट क्राइम्स हैं, लेकिन फिर भी उन पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जाती है। कभी ये क्राइम्स बढ़ जाते हैं, कभी इनको कंट्रोल कर लिया जाता है। खासतौर पर ऐसे इलाके जो सुनसान होते हैं वहां पे स्ट्रीट क्राइम्स होने के चांसेस होते हैं। आपको बताते चलें कि कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहरे किए गए और जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या बयानिया है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं उसामा रजी साहब, जो कि नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। जी उसामा साहब, क्या कहते हैं सर आप कल के मुजाहरों के हवाले से और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, इस वक्त शहर कराची जहां दीगर बहुत सारी आजमाइशों से और मुश्किलात से दो चार है, वहाँ एक बहुत बड़ा अजाब ही कह लें आप इसको कि वो स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला है। और सूरत हाल ये है कि चूंकि इस मुल्क की और इस शहर की माशी और समाजी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और लोग इतने ज़्यादा बदतरीन कैफियत से गुजर रहे हैं कि उसके नतीजे में ये जो क्राइम्स में यहाँ पे इजाफा हो रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे हमारे हुक्मरानों ने आवाम की माशी और समाजी सूरत हाल को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है। फिर करेला और नीम चढ़ा वाली कैफियत यह है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके बारे में आपको मालूम है कि ये बात माशरे में मुहावरतन कही जाती है कि अगर कहीं पे जुर्म नहीं हो रहा हो तो आप वहाँ पे एक थाना खोल दें, तो वहाँ पे जराइम की सारी माफियाएं जो हैं वो पैदा हो जाती हैं।
तो ये जो हमारे इदारे हैं, ये अपने फराइज पूरे करने के बजाय, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई मरतबा खबरें आई हैं कि जो सरकारी एहलकार हैं वही डकैतियों के अंदर भी पता चल रहा है पकड़े जा रहे हैं, वही स्नैचिंग के अंदर भी वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और हर शाख पे जो है उल्लू तो खैर बेचारा शर्माया शर्माया फिर रहा है, हर शाख पे इस तरह के सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है इस मुल्क के हुक्मरानों को करार देता हूँ, इसलिए कि परनाला हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। जब हुक्मरान लूट खसूट में मसरूफ हों, वो खुद डकैतियों डाल रहे हों और मुअज़्ज़ज़ किस्म की जो है वो चोरियां कर रहे हों, तो फिर जाहिर है कि निचली सतह पे जो आदमी बदहाल है, जिस आदमी की माँ बीमार है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बच्चे जो हैं वो फीसों के बगैर घर पे बैठे हुए हैं, एक आदमी हालात के जबर से तंग आके फिर वो उसके लिए सारे वो फरार के रास्ते इख्तियार करता है। और उस पर मुस्तजाद ये भी है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे जो हमारी सियासी जमातें हैं वो ऐसी जिद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है कि जो इस पूरे समाज को, जो इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए किया है। सब इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, इसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर इस तरह के मसाइल पर थोड़ी गहराई के साथ और उसको जेन्युइनली आप उसके मर्ज के जो सिम्टम्स हैं उनका ट्रीटमेंट करने के बजाय अगर मर्ज को उसकी जड़ से इलाज करने चाहें, तो ऐसा लगता है कि आप जो है कोई बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, कोई बहुत ही अजनबी सी बात कर रहे हैं, और ये बहुत पस्ती की तरफ हम क्या किया गया है, क्या हिकमत अमली क्या होगी, मुझे बता दीजिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, किस तरीके से मजीद मुजाहरे किए जाएंगे? अमली का कोई मसला नहीं है। जो लोग इस शहर में अमन कायम करने के नाम पर आए हैं और जो अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं सर्विसेज के, वो क्या कर रहे हैं? वो किस मर्ज का इलाज हैं? और अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ पे टैंकर माफियाएं काम कर रही हैं, या यहाँ पे क्या ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे किस तरह से हो रही हैं चीजें यहाँ पे, और ज़ुबान खल्क जो है वो क्या कह रही है? इसलिए वो जिम्मेदार हैं, हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, और यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो मौजूद हैं बराह रास्त इस चीज के जिम्मेदार हैं। सर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई आपसे बातचीत की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से कि किस तरीके से जो जराइम है उन पर काबू पाया जाएगा? आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। देखिए, जराइम के सद्देबाब के लिए आपको इस समाज में एक सेहतमंद सियासी और माशी अमल जो है वो बरूए कार लाना होगा। आप अगर समझते हैं कि सिर्फ ऊपर से जो है वो कारपेट को जो है वो के नीचे चीजें डाल के ऊपर से कारपेट दिखा दिया जाए, तो ये इस तरह से तो आपने कई मरतबा कर लिया है, उसका कोई नतीजा निकला है? देखिए, आप आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो या अपने आप को फरेब देने वाली बात हो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के निज़ाम को, इस जालिमाना निज़ाम को बदलने के लिए एक बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, वही तमाम मसलों का हल साबित होगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब कुछ हम बात करना चाहेंगे पेरिस शहर के हवाले से। खास तौर पे मैं यहाँ मौजूद था, मैंने यहाँ के हवाले से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। फ्रांस का दारुल खिलाफा पेरिस दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। इस शहर की कई वजूहात की बिना पर इनफरादी हैसियत है, जिनमें मईशत, फैशन, डिप्लोमेसी और इसकी तामीराती खूबसूरती है। इसके अलावा पेरिस अपने म्यूजियम्स, जिसमें खास तौर पर लूव्रे म्यूजियम की वजह से भी बहुत मशहूर है। पेरिस की कशिश की एक सबसे बड़ी वजह आईफिल टावर है। आईफिल टावर पे लोगों का हुजूम रहता है और लोग अपनी यादगार तस्वीरें बनवाते हैं। इस टावर को देख के तामीराती हुस्न का अंदाजा होता है। इंग्लिश में इसे चैम्प्स एलिसीस लिखा जाता है, लेकिन फ्रांसीसी में इसे शांसली से पढ़ा जाता है। और इस सड़क पे न सिर्फ मशहूर ब्रांड्स बल्कि उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, बार्स और दूसरी चीजें मौजूद हैं। इस शाहराह पर शाम से ही बहुत ज्यादा रौनक रहती है
और मुख्तलिफ लोग अपने शाम के औकात गुजारने के लिए शांति से आते हैं। यहाँ कुछ लोग अपने फारिग औकात में मुख्तलिफ करतब भी दिखाते हैं और लोगों को महसूस करते हैं। ये शाहराह तकरीबन 1.7 किलोमीटर पर मुहित है और इस शाहराह पे दुनिया के तकरीबन तमाम ही बड़े-बड़े फैशन ब्रांड्स, रेस्टोरेंट और दीगर दुकानें मौजूद हैं। पेरिस का मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया का दूसरे नंबर का मसरूफ तरीन मेट्रो सिस्टम माना जाता है। जी नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।